अब मैं अनुवाद पर जो हमारा सत्र है उस पर आपकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। ये बहुत ही मज़ेदार सत्र होने वाला है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा ये सत्र। इस सत्र में हमारे पैनल में विद्वान लोग हैं, लेखक और अनुवादक शामिल हैं, और हिंदी में जो अनुवाद हम पढ़ते आ रहे हैं विश्व साहित्य का, उसके बरक्स हिंदी के साहित्य का विश्व की भाषाओं, खास करके अंग्रेज़ी और अन्य भाषाओं में, और भारत की दूसरी भाषाओं का जो साहित्य है वो विदेशी भाषाओं में कितना अनुदित हो रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इन दिनों में कुछ चर्चाएं ज़्यादा सुनने में आ रही हैं, क्योंकि हिंदी के लेखक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिन्हित हो गए हैं। हिंदी के लेखकों की किताबें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेज़ी के माध्यम से और इतर विदेशी भाषाओं के माध्यम से पाठकों तक पहुंच चुकी हैं। हिंदी लेखन का संसार विश्व के पटल पर भी आ चुका है, लेकिन इसकी जो गति है, ये जो उल्टी गंगा बह रही है, अगर बह भी रही है तो इसकी धार और प्रवणता किस तरह की है, इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि ऐसा सिलसिला शुरू हो गया है, तो ये सिलसिला किस तरह का है, इसमें कितनी व्यवस्था है, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे जो एक्सपर्ट विद्वान पैनलिस्ट, आप सभी इंतज़ार कर रहे होंगे। आपके पास में ब्रोशर्स हैं तो आप जानते ही होंगे। मैं एक एक करके हमारे तमाम जो पैनलिस्ट हैं उनका स्वागत करूंगा मंच पर। राकेश कायस जी हैं हमारे पैनल पर। राकेश जी को हम सब जानते हैं उनकी किताबों के माध्यम से। उनकी भाषा में व्यंग्य का पैनापन है, लेकिन साथ ही उनकी भावभूमि काफ़ी गहरी है, तो संवेदना के स्तर पर भी वो बहुत गहराई में उतरते हैं, लेकिन उनकी भाषा में चुटीलापन है। बोलती बतियाती भाषा में बड़ी कहानी कहने का हुनर राकेश कायस्थ को मौजूदा दौर के लोकप्रिय लेखकों की कतार में शामिल करता है। राकेश जी को मैं आमंत्रित करूंगा, मंच पर पधारें। मुख्यधारा की पत्रकारिता में लंबा समय बिता चुके राकेश ठेठ देहाती दुनिया से लेकर चकाचौंध भरी महानगरीय जिंदगी तक पूरे देश और परिवेश को समग्रता में समझते हैं। इनका क्रिएटिव कैनवस काफ़ी बड़ा है। न्यूज़ चैनलों पर राजनीतिक व्यंग्य आधारित कार्यक्रमों को विस्तार देने से लेकर डॉक्यूमेंट्री, फिल्म मेकिंग, ऑडिबल की चर्चित सीरीज़ दिल लोकल और मूवर्स एंड शेकर्स के जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों की स्क्रिप्टिंग सरीखे बहुत सारे काम इनके खाते में दर्ज हैं। चर्चित व्यंग्य संग्रह कोश कोश शब्दकोश और फैंटेसी नॉवल प्रजातंत्र के पकौड़े, उसके बाद राम भक्त रंगबाज, इस किताब की चर्चा बहुत हुई है। राकेश जी का बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही जैसा कि जिक्र किया राम भक्त रंगबाज का, तो इस हिंदी की चर्चित किताब के लेखक मंच पर आ चुके हैं, और इस किताब की अनुवादक वर्षा तिवारी को मैं आग्रह करूंगा कि आप मंच पर पधारें और हमारी इस चर्चा में शामिल हो। वर्षा जी 1994 बैच की सिविल सेवा की अधिकारी हैं। हिंदी साहित्य से आपको बचपन से ही लगाव है। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को पेशेवर बरतते हुए उनकी तटस्थ और बेरंग भाषा से व्यथित होकर पिछले 10 वर्षों से साहित्य के प्रति उनका झुकाव काफ़ी गहराया है। अंग्रेज़ी में उनकी कहानियाँ और लेख अनेक भारतीय और अमेरिकन साहित्य पत्रिकाओं में छप चुके हैं। वर्षा जी का स्वागत है मंच पर। आप पत्रिकाओं में साहित्यिक विषयों पर लिखती रही हैं, और जैसा कि मैंने जिक्र किया, हिंदी के बेस्ट सेलर राम भक्त रंगबाज का अंग्रेजी अनुवाद 1990 आरामगंज आपका प्रकाशित अनुवाद है। स्वागत आपका। और पैनल में महत्वपूर्ण लेखक के तौर पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे लेखक, सबके प्रिय लेखक गीत चतुर्वेदी सर को। गीत सर का बहुत बहुत स्वागत। हिंदी में प्रयोग धर्मिता के अवागार्द लेखक के रूप में आपका जिक्र होता है। 24 से ज़्यादा भाषाओं में आपके लेखन का अनुवाद हो चुका है। आप स्वयं भी अनुवाद करते हैं। आपने पाब्लो नेरुदा के गद्य का अनुवाद चिली के जंगलों से किया है, और हिंदी में बहुत ज़्यादा आपको पढ़ा जाता है। समकालीन लेखकों में बहुत सम्मान के साथ आपका नाम है। आपको भारत भूषण अग्रवाल सम्मान से लेकर के यूरोप की संस्था वातायन यूके, वातायन अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मान मिल चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस सहित कई प्रकाशन संस्थानों ने आपको भारतीय भाषाओं के सर्वश्रेष्ठ लेखकों में शुमार किया है। गीत सर का बहुत अदब के साथ स्वागत करता हूं मैं। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आप तमाम जो पाठक जन हैं, इस चर्चा में आपकी तरफ से सवाल पूछने के लिए मैं अपने कुछ अकिंचित प्रश्नों के साथ में
आप तमाम पैनलिस्ट के साथ मैं बैठना चाहूँगा और इस सम्मान को मैं हासिल कर रहा हूँ बहुत खुशी के साथ। प्लीज़ विराजिए। अनुवाद की दुनिया बहुत खूबसूरत रही है और आप तीनों के साथ मंच साझा करते हुए जहां मुझे सम्मान है, वहीं आप सब लोगों की तरफ से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम सब का जो बचपन है वो अनुवाद की किताबों से भी गुजरा है और अनुवाद की किताबों से गुजरते हुए ख़ास करके जो रूसी किताबों के अनुवाद हम पढ़ते थे हिंदी में, वो मूल रूसी से अनुदित हुई किताबें थी, लेकिन अनुवाद की भाषा इतनी सुंदर होती थी कि वो एक जो रूस का ठंडा बीहड़ है वो हमारे सामने प्रकट हो जाता था। बहुत सारे ऐसे शब्द उन रूसी किताबों में होते थे, जैसे मुझे तुरंत याद आ रहे हैं, कंदील शब्द है, मोम जामा है, इस तरह के समोवार शब्द है। तो ये शब्द इतने एग्जोटिक होते हुए, हिंदी के अपने होते हुए भी ऐसा लगता था कि ये बहुत सुंदर शब्द हैं और इस तरह की एक नॉस्टैल्जिक भाषा हमारे मन में आज भी उन अनुवादों के कारण बनी है। तो अनुवाद की दुनिया बहुत सुंदर है, लेकिन अक्सर हम क्लासिक्स के अनुवाद हिंदी में पढ़ते रहे हैं। हिंदी की किताबों के अनुवाद की क्या स्थिति है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में एक हल्की उत्तेजना की स्थिति ज़रूर बनी है कि हिंदी की जो किताबें हैं उनके समकालीन किताबों के अनुवाद अधिक संख्या में शाया हुए हैं। पहले से भी अनुवाद हिंदी के अंग्रेज़ी भाषा में होते रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल हम कह सकते हैं कि इन दिनों में कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ अनुवाद अधिक होने लग गए हैं। तो मैं सबसे पहले गीत सर से शुरुआत करना चाहूँगा कि हिंदी से इतर विदेशी भाषाओं में, यानी अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी के अलावा कुछ अन्य भाषाओं में, मुख्य तौर पे शायद अंग्रेज़ी ही रहेगी वो, हिंदी की किताबों के अनुवादों की क्या स्थिति है। आपकी पुस्तकों के बहुत सारे अनुवाद शाया हुए हैं। इसी तरह से समकालीन लेखों में उदय प्रकाश के अनुवाद जेसन करते रहे हैं। डेजी रॉकवेल के अनुवाद हम सब जानते हैं, गीतांजलि श्री के अनुवाद, और वर्षा तिवारी जी ने अनुवाद किया है। और भी पुस्तकों के अनुवाद सामने आएंगे। तो गीत सर से एक समग्र मैं जानना चाहूँगा कि क्या चित्र अभी उभर करके आ रहा है, क्या हम बहुत आशान्वित हो सकते हैं कि हमारी हिंदी की जो किताबें हैं वो अंग्रेज़ी के साहित्य संसार को और ज़्यादा समृद्ध करने की स्थिति में अब आ गई है? बहुत शुक्रिया आपका संजय जी, और आप सभी को अभिवादन करते हुए। इन्होंने शुरुआत में जो अनुवाद की महिमा के बारे में एक बात बोली, मुझे याद आ गया कि इस तरह कहा जा सकता है कि हम सब दरअसल अनूदित उपस्थितियां हैं। हम कहीं न कहीं अपने पूर्वजों की रचनाओं का, पूर्वजों के कर्मों का, पूर्वजों की बातों का अनुवाद हैं। इस तरह देखा जाए तो अनुवाद जो है लगातार होता रहा है, केवल साहित्य के स्तर पर ही नहीं बल्कि बहुत सारे स्तर पर। लेकिन जैसा कि इस सत्र का विषय है उल्टी गंगा बहने वाली बात, जिस तरह का अनुवाद भारतीय भाषाओं से बाहर की भाषाओं में होना था, खासकर साहित्य का, वो बहुत लंबे समय तक नहीं हुआ। देखिए, भगवत गीता का अनुवाद हुआ, बुद्ध की बातों का अनुवाद हुआ, उन बातों को पढ़ के टॉल्स्टॉय ने अपनी एक विचारधारा बनाई। टॉल्स्टॉय की बातों को पढ़ करके महात्मा गांधी ने अहिंसा की विचारधारा को बल दिया। बुद्ध और जीसस की बातों को मिलाकर वगैरह। लेकिन ये सारे अनुवाद जो हैं वो भारतीय दर्शन शास्त्र के थे। प्रेमचंद हमारी भाषा के सबसे मशहूर, सबसे प्रसिद्ध लेखक, 1969 तक अमेरिका में प्रेमचंद की कृतियों का अनुवाद उपलब्ध नहीं था। सिर्फ एक कहानी का अनुवाद उपलब्ध था, वो थी कफन। उसके बाद लोगों का जब भारतीय भाषा और खासकर हिंदी के साहित्य में दिलचस्पी बढ़नी शुरू हुई वेस्ट में, तो एक नए सिरे से अनुवाद शुरू हुआ।
1970 के आसपास तो काफ़ी अनुवाद होने लग गए थे। मुझे याद है, मैं एक बहुत समय पहले एक पुस्तकालय में बैठ करके पढ़ रहा था। 1978 की शिकागो रिव्यू थी, उसमें विष्णु खरे के अनुवाद छपे थे जो श्रीकांत वर्मा के किए थे, रघुवीर सहाय के किए थे। कथा नाम की एक संस्था भारत में शुरू हुई थी जो कथा पत्रिका निकालती थी, कथा सीरीज़ निकालती थी। उसने बहुत सारी भारतीय भाषाओं के अनुवाद अंग्रेज़ी में करवाए। देखिए होता क्या है, अनुवाद होना एक चीज़ है और उस अनुवाद का प्रभाव पड़ना एक दूसरी चीज़ है। तो अनुवाद तो बहुत सारे हो रहे थे, पहले भी हो रहे थे, लेकिन उनका वैसा समेकित प्रभाव पड़ता हुआ नहीं दिख रहा था। मैं तीन चरण देखता हूँ हालिया इतिहास में जो उस प्रभाव की पुष्टि करता है। पहला जो है 2017-18 के आसपास कन्नड़ भाषा के लेखक विवेक शानभाग, उनकी किताब घाचर घोचर, उसका अनुवाद अंग्रेज़ी में हुआ और एक तरह से अमेरिका में उसने तहलका मचा दिया था उस किताब ने। उसके बाद नए सिरे से भारतीय भाषा के साहित्य में पश्चिम की अभिरुचि बननी शुरू हुई। कुछ उसी क्रम में किताबों को ढूंढते हुए प्रकाशक गीतांजलि श्री की रेत समाधि और टूम ऑफ सैंड तक पहुँचे। उस किताब को बुकर इंटरनेशनल मिला और हिंदी साहित्य में नए सिरे से विश्व की रुचि बढ़नी शुरू हुई। पहले विवेक शानभाग के कारण भारतीय साहित्य, फिर टूम ऑफ सैंड के कारण हिंदी साहित्य में। तीसरी एक चीज़ जो भारत के स्तर पर हुई और जिसने भारतीय भाषाओं में और भारतीय भूखंड में अनुवाद को एक बल दिया, वो है जिसे इंडियन बुकर कहा जाता है, द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर। ये भारतीय भाषाओं से हुए अनुवादों को बहुत तरजीह देता है और अपने यहाँ नामांकित करता है। तो 3 किताबें उनके यहाँ नामांकित हुई, एक गीतांजलि श्री की टूम ऑफ सैंड, एक मनोज रूपड़ा की काले अध्याय और एक तीसरी मेरी किताब सिम सिम, जो कि हिंदी युग में से ही प्रकाशित हुई है। इसका अंग्रेजी अनुवाद पेंगुइन से आया था। वो 3 किताबें पिछले कुछ बरसों में वहाँ पर लॉन्ग लिस्ट हुई और जो भारतीय अंग्रेजी प्रकाशन उद्योग में मेरे मित्र हैं कुछ, वो ये बताते हैं कि इन लिस्टिंग्स के कारण भारतीय अंग्रेजी प्रकाशन में हिंदी किताबों को लेकर के एक नए सिरे से अभिरुचि जागृत हुई और पिछले 1 साल में मेरे ख्याल से, जैसी मेरी सूचना है, 20 से ज़्यादा हिंदी के समकालीन उपन्यासों को कमीशन किया गया है अनुवाद के लिए। तो अगले आने वाले 1-2 बरसों में हम और ज़्यादा अनुवाद देखेंगे, वो और नामांकित होंगे, उनका और प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है कि वो अनुवाद पुरस्कार जीत लें और पुरस्कार जीतने के बाद उनका और प्रभाव पड़ेगा, उनसे और लोग प्रेरित होंगे। ये एक धारा चलेगी। मुझे ऐसा मानना है कि उल्टी गंगा जिसे हम कह रहे हैं वो बहनी शुरू तो हो चुकी है, लेकिन उसे एक मोमेंटम तब मिलेगा जब हम देखेंगे कि अगले 1-2 बरसों में चीज़ें और रफ्तार के साथ, गति के साथ बाहर आ रही हैं। कुछ विदेशी संस्थाएं हैं, वो भी इस मामले में मदद कर रही हैं। जैसे पेन अमेरिका अपना अनुदान देता है। पिछले साल पेन प्रेजेंट्स ने, जो लंदन का पेन है, पेन इंग्लैंड, उसने अपना अनुदान देना शुरू किया। उसने भी कुछ हिंदी किताबों को अनुदान दिया है। जैसे हमारे मित्र हैं चंदन पांडे, उनकी किताब का अनुवाद, उसको अनुदान मिला। हिंदी की एक लेखिका अनीता भारती, उनकी किताब को अनुदान मिला। इस तरह जो विदेशी संस्थाएं हैं वो अनुवाद को अनुदान दे करके उसकी मदद, उसको प्रोत्साहन कर रही हैं। ये भी एक नई चीज़ पिछले 2-3 बरस में शुरू हुई है। पेन अमेरिका तो अपना प्रसिद्ध पेन हैम ट्रांसलेशन ग्रांट पहले से देता रहा है और वो अब तक 2 हिंदी अनुवादकों को मिल चुका है, 3 को मिल चुका है। एक तो बड़े मशहूर हैं अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा, जो कि अंग्रेजी के बहुत बड़े लेखक हैं। दूसरे अनीता गोपालन, जिन्होंने मेरी किताब सिमसिम का अनुवाद किया। तीसरे प्रियंवदा राजकुमार को पिछले साल मिला है जय मोहन की किताब के लिए। यानी कहीं न कहीं पिछले 3-4 साल में एक माहौल वैश्विक स्तर पर
तभी बन रहा है जब तमाम संस्थाएं दिलचस्पी दिखा करके, आगे बढ़ के, अनुदान दे करके इसे प्रोत्साहित कर रही हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास हम पुनः आएंगे। और जिक्र किया हुआ कि समकालीन किताबों का अनुवाद हुआ है और उन अनुवादों का जो इम्पैक्ट है उसके कारण एक पुनः रुचि जागी है और एक तरह का ध्यान गया है। मैं जहाँ गीत सर यही कह रहे थे। अब इस मुद्दे पर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए, जो राम भक्त रंगबाज किताब है जिसका अनुवाद वर्षा जी ने किया था 1990 आरामगंज के नाम से, उनके लेखक के पास पहले आऊँगा, राकेश जी के पास में। और ये जो हिंदी की किताबों में अनुभव और संवेदना की और इस तरह के विषयों की जो विपुलता रही है, वो आम तौर पर कुछ ख़ास तरह की विषयों में अंग्रेज़ी में कमी रही है। जैसे कि 1990 के अनुभवों को हमने देखा सांप्रदायिकता के उभार के रूप में। उस समय की जो रिपोर्टिंग हुई है, वो जो रिपोर्टिंग की बारीकी और गहराई हिंदी अखबारों में और रिसालों में हुई है, उस तरह की बारीकी अंग्रेज़ी में नहीं हुई है। वो सतही किस्म की रिपोर्टिंग हुई है। और चूंकि राकेश जी का संबंध पत्रकारिता से बहुत लंबे अरसे से आपका जुड़ाव है, आपकी जो पुस्तक है राम भक्त रंगबाज, वो 1990 के दौर की जो राजनीति है उसमें उन विषयों को लेकर के है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपकी किताब के अनुवाद की जब बात चल रही थी तो कहीं न कहीं ये भी मन में था कि इस तरह के विषयों पर अंग्रेज़ी के पास में किताबों का अभाव है, इसलिए हिंदी की और इस तरह की किताबें आगे चुनी जाएंगी? आपकी किताब के अनुवाद को लेकर के जो अनुवादक के साथ आपका संवाद रहा वो किस तरह का रहा? आपकी किताब के अनुवाद को लेकर के आपकी प्राथमिक प्रतिक्रियाएं किस तरह की थी? धन्यवाद। बहुत संक्षेप में मैं बता दूं कि पृष्ठभूमि क्या है इस किताब की। तो 1990 का जो दशक है उसको अगर आप देखें तो एक ऐसा संक्रमण का दौर है जो शायद कंटेम्परेरी हिस्ट्री में शायद वैसा कोई और दौर नहीं होगा, जब 1990 में एक साथ कई चीज़ें हो रही हैं। ईस्टर्न ब्लॉक पूरा गिर रहा है, जो है यूएसएसआर कोलैप्स हो रहा है, और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिक्स इकॉनमी के दड़बे में है, वो फड़फड़ा रही है बाहर निकलने के लिए जो है। और मंडल और कमंडल की राजनीति, पहले मंडल और उसके बाद कमंडल, ये सब सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो हो रही हैं, इन बहुत बड़ी घटनाओं का, जो वैश्विक और राष्ट्रीय घटनाओं का एक छोटे से शहर के छोटे से कस्बे आरामगंज पे क्या असर पड़ रहा है, उसकी ये कहानी है। तो इसमें ये है कि क्योंकि मैं उस समय टीनेजर था, तो वो घटनाएं और वो पात्र पीछा कर रहे थे इस साल तक मेरा लगभग। और वो लिखने का टाइम तब आया जबकि ये लॉकडाउन हुआ कोविड का, और वही एक टाइम था जहाँ मुझे 3-4 महीने तक बिल्कुल मैं खाली था, क्योंकि गमे रोज़गार। और मैं ईमानदारी से मैं स्वीकार करता हूँ कि जो एक लेखकीय प्रतिबद्धता जो होती है, जो होनी चाहिए एक पेशेवर लेखक में, उसकी थोड़ी कमी है मुझे। मतलब मैं रोजी रोटी जो है हमेशा थोड़ा सा पहले रहा मुझे। तो ये मौका मुझे मिला, तो मैंने उस दौरान उस किताब को लिखा, और लिखने के बाद फिर वो किताब हिंदी युगम से प्रकाशित हुई, और कई चीज़ें उसके साथ हुई जो है मतलब जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थी। क्या हुआ कि अंग्रेज़ी मीडिया ने इसको किताब को बहुत अप्रत्याशित ढंग से लपका, और ओपन मैगजीन ने इसको जो है 10 किताबें शामिल की, जो साल की, जो 2022 की, बल्कि हाँ 2022 10 किताबों में, जैसे एक रेत समाधि भी थी गीतांजलि श्री की, और बाकी जो है 8 अंग्रेजी की भाषा की किताबें थीं, तो उसमें वो शामिल की। और उसका असर जो हिंदी पर काफ़ी उसके बाद जो है टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स ने बुक ऑफ द ईयर, तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि वर्नाकुलर लैंग्वेज की कोई किताब जो है इतनी दिलचस्पी क्यों जगा रही है इसमें जो। तो शायद मुझे लगता है कुछ संयोग भी होता है, जैसे हम ये कहते हैं ना कि जो एक कोई ट्रिगर होता है जो है, कि किसी एक इंग्लिश के इकोसिस्टम से जुड़े किसी ऐसे व्यक्ति ने, जिनको लोग गंभीरता से लेते हैं, उन्होंने कुछ लिख दिया, तो वो चीज़ एम्पलीफाई होती गई जो है, जिसको मैं एक संयोग मानता हूँ। लेकिन मैं अनुवाद की बात बताऊँ, उससे पहले वर्षा जी ने मुझे एक मेल लिखा था, संपर्क किया था मुझसे, और उन्होंने जो है अनुवाद की अनुमति चाहिए थी। तब मैंने शैलेश जी से बात की, इस पर चर्चा की, और शैलेश जी बड़ा खरा बोलते हैं,
तो शैलेश जी ने मुझे कहा कि अब थोड़ा रुक जाइए, अब 25-50 हज़ार कॉपी बिक जाए एक बार, उसके बाद फिर देखेंगे, अभी जल्दी क्या है मतलब। तो मैंने उनको ये फिर रिप्लाई किया, मैंने कहा कि अभी मुझे लगता है ये सही समय नहीं है, और थोड़ी इसकी जो है हिंदी में हम टेस्ट कर लें उसको, उसके बाद फिर देखेंगे। उस पर उन्होंने बहुत एक लंबा मुझे एक उत्तर लिखा उन्होंने, वर्षा जी ने, और ये कहा कि ये हम पॉपुलिज्म के पीछे भागना जो हमारी एक कमजोरी है, और हम हर चीज़ को जो है बिक्री के पैमाने से देखते हैं, तो ये एक विशेष सर्किल है और ये टूटना चाहिए, और इसलिए मैं इस किताब को करना चाहते हैं। और उनके अपने तर्क थे जो, तो वो करके तो कहने का मतलब ये है कि किताब जो अंग्रेज़ी में आई, इसमें पूरा योगदान जो वर्षा जी का है, और इनका जो एक पैशन है जो है रिलेंटलेसली उसको उन्होंने चेज़ किया। और वो अगर मैं उसके कोलैबोरेशन पार्ट पे अभी जाऊंगा तो वो मैं एक आलाप हो जाएगा, वो काफ़ी लंबी बातचीत हो जाएगी मेरी, तो उसमें अगले बार आप पूछ लें तो मैं बता दूंगा मैं, और अब बाकी लोग पैनलिस्ट से भी आप बात कर लें। तो मतलब कहने का मतलब मैं एक डिसइंटरेस्ट के साथ मैंने शुरू किया था, और मेरे लिए जो ये अनुवाद की पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही सुखद रचनात्मक यात्रा रही, जहाँ मैंने बहुत क्लोजली काम किया। और मेरे जो बड़े एक राइटर के छोटे छोटे कंसर्न होते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि एक दूसरी भाषा में जा रही है ये किताब, तो उसको ग्रहण कैसे करेगा वहाँ का पाठक, और कहीं वो ऐसा ना हो कि वो लगे कि मतलब एक विजातीय चीज़ है कोई, उसके लिए जो है वो कोई एलियन जैसा है। क्योंकि मेरी किताब जो है बहुत ही एक तरह से मैं कहूँ कि जहाँ स्थानीयता बहुत थी, उसमें जो है स्थानीय मुहावरे, स्थानीय भाषा, कुछ हद तक जो है थोड़ा देसीपन, भदेश गालियाँ, आप कैसे अनुवाद करेंगे उनका जो मतलब। तो ये सब जो चुनौतियाँ थी जिसको हमने एक एक करके पार किया, और वो बहुत लंबा कोलैबोरेशन चला, उसमें बाद में बात करेंगे। ये सुखद अनुभव रहा है एक तरह से। और बाबा नागार्जुन कहते थे कोर्स की किताबों के बारे में कि जो कोर्स में जो रचना शामिल हो गई सुहागन हो गई। तो अंग्रेजी अनुवाद के साथ भी ऐसा है, अंग्रेजी पे क्या उसका असर हुआ वर्षा जी बताएंगे, लेकिन हिंदी में पता नहीं क्या होता है, लोग बड़ा मानते हैं कि वैलिडेट हो गई आपकी किताब, जिसको मैं बहुत सहमत नहीं हूँ उस बात से। जो है ये अनुवाद होना ना होना अपनी एक जगह है, लेकिन रचना की एक ताकत होती है। जो बहुत सारी ऐसी किताबें होती हैं जो कम लोकप्रिय होती हैं, या आपको किसी कोने में पड़ी रह जाती हैं, उनकी भी एक ताकत होती है जो मतलब। तो रचना का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन मुझे हिंदी की दुनिया ने एक अलग नज़र से देखना शुरू किया मुझे अनुवाद के बाद, ये मैं कह सकता हूँ आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी विस्तार से यात्रा के बारे में हमें पता चला। हिंदी अनुवाद, हिंदी की किताबों का इतर भाषाओं में, खास करके विदेशी भाषाओं में अंग्रेजी सहित, जो अनुवाद की उल्टी गंगा है, इस उल्टी गंगा के बारे में अब हम जानना चाहेंगे वर्षा जी से, जो बहुत जुनूनी स्तर पर अनुवादक हैं और हिंदी की बहुत सारी किताबों का आप अनुवाद करना चाह रही हैं। लेकिन क्या इसमें दिक्कतें आती हैं? क्योंकि अभी तक हमने बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं सुना है कि हिंदी की किताबों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। अभी तक के जो हमारे अनुभव हैं वो भी उतने अच्छे नहीं रहे हैं। क्या इसका कारण ये भी हो सकता है कि भाषा के स्तर पर हिंदी एक एकाश्मिक स्ट्रक्चर नहीं है? बहुत सारी हिंदियों से हमें डील करना पड़ता है, बहुत सारे इसके वेरिएंट्स हैं जो स्थानीय और आंचलिक स्तर के वेरिएंट्स हैं, जिसके कारण ये ऑलमोस्ट अनट्रांसलेटेबल जैसी स्थितियां हो जाती हैं, खास करके जो बहुत ज़्यादा आंचलिक शब्दावली काम में लेते हैं। अगर मुहावरा मध्य वर्ग जैसा है, तब तो शहरी मध्य वर्ग जो आजकल अलूफनेस है और जिसमें अकेलापन है, तो वो तो चूंकि पूरे वैश्विक स्तर पर एक जैसा साहित्य, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हिंदी पट्टी का जो एक सामाजिक स्ट्रक्चर है वो अपने आप में इतना विशिष्ट है कि उसमें अनुवाद की अपनी दिक्कतें भी शामिल हो सकती हैं। ये सब चीज़ें मैं वर्षा जी से पूछना चाहूँगा। वर्षा जी, हिंदी अनुवाद की कठिनाइयाँ क्या है और क्या स्थितियाँ हैं अभी? शुक्रिया संजय जी। मैं जो दो बातें अनुराधा शंकर मैम ने कही थी कि घुमंतु होना, तो भाषाएं सभी घुमंतु होती हैं, और वो उनका घुमंतु होना कितना दूसरी भाषाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो इसी पे निर्भर होता है कि वो अपनी विशिष्टताओं को कहाँ तक कायम रख सकें। तो मुझे लगता है, जैसे मैं अभी संजीव जी की एक कहानी त्रिवेणी का तड़बन्ना ट्रांसलेट कर रही थी,
तो मुझे उसमें इतना आनंद आ रहा है कि मुझे लगता है कि जब भाषा की विशिष्टता कायम रहे तभी अनुवाद में रस है। मैं एज अ प्रैक्टिशनर बता रही हूँ, मुझे नहीं पता कि पब्लिशिंग इंडस्ट्री या प्राइज़ देने वाले और प्राइज़ लेने वाले वो सब क्या सोचते हैं, लेकिन भाषा की स्पेसिफिसिटी, उसकी लोकेलिटी, उसका जो अपना बोलने का तरीका, एक परिवेश जो कि अंग्रेज़ी की दुनिया में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, उस परिवेश को आप दूसरी भाषा में पहुंचा रहे हैं। आप कई तरीक़ों से घूम के जा रहे हैं, कई तरीक़ों से आप अपनी क्रिएटिविटी को एक्सरसाइज करके उसे दूसरी भाषा में जन्म दे रहे हैं। इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाना, मतलब मान लीजिए कि छूट जाएगा, लेकिन अगर हम उस छूट जाने पे ध्यान देंगे तो हम कभी उस पुल को पार नहीं कर सकते हैं। और इसी में ट्रांसलेशन की कुशलता है और इसी में ट्रांसलेशन की सार्थकता भी है। और जैसे कि जब मैं रंगबाज ट्रांसलेट कर रही थी तो उसमें कई तरह की बोलियां हैं, कई तरह की गालियां हैं, कई तरह के बोलने के ढंग हैं जो कि अंग्रेज़ी में पूरी तरह से नहीं उतरते, लेकिन हम कभी उससे पैरालाइज नहीं हुए। हमने कभी नहीं सोचा कि अगर 100% नहीं जा सकता तो इसका मतलब ये नहीं कि 90% या 85% नहीं जा सकता है। और जब मैं इस प्रोसेस से गुजरी तो मुझे ये समझ आया कि ट्रांसलेटर का काम सिर्फ एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट में उतारना नहीं है। ट्रांसलेटर का काम क्यूरेशन है कि आप एक टेक्स्ट को एक दूसरी प्रकाशन की दुनिया में क्यूरेट कर रहे हो, आप लोगों को बता रहे हो कि ये टेक्स्ट इतना अहम क्यों है। और इसके रहते हुए आज मैं यहाँ पे इतने लेखक उपस्थित हैं और इतने पाठक उपस्थित हैं, मेरी सबसे दरख्वास्त है कि हमारे पास आज कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म या कोई रीडर ओरिएंटेड या राइटर ओरिएंटेड ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है जो कि हिंदी में लिखा जा रहा है, जो कि इतना समृद्ध है। आज मैं सुबह स्टॉल्स देख रही थी, इतनी तरह तरह की किताबें लिखी जा रही हैं, लेकिन एक व्यक्ति की पढ़ने की क्षमता पर डिपेंड नहीं कर सकता है कि क्या ट्रांसलेट होएगा। मेरी क्षमता, मैं साल में 10 किताबें पढ़ूंगी या 5 किताबें पढ़ूंगी, मैं उसी तक सीमित रह सकती हूँ। पहले जैसे कि जब यूएसएसआर था तो एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म था उस देश में, वो डिसाइड करते थे कि कौन से हमारे लेखक हैं जिनको हमें ट्रांसलेट करवाना है, उनका एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन था। हमारे देश में साहित्य अकेडमी या कथा के थ्रू बहुत छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लिए हैं जहाँ पे 2 कहानियाँ 3 कहानियाँ ट्रांसलेट कर दी हैं, लेकिन इंडिविजुअल वर्क्स का ट्रांसलेट होना इंडिविजुअल एफर्ट्स पे डिपेंड करता है और इंडिविजुअल ट्रांसलेटर की रुचि पे डिपेंड कर रहा है। तो ये मुझे लगता है कि जब कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म नहीं है तो इसका दायित्व हिंदी के लेखकों पे और हिंदी के पाठकों पे आता है, क्योंकि जो हिंदी का क्रिटिसिज्म का सिस्टम है वो तो मुझे बहुत ही दयनीय लगता है। मुझे लगता है कि वो सिर्फ लफाजी है। उसमें मैं अगर किसी बुक का कोई क्रिटिक पढ़ूं तो मुझे नहीं पता चलता कि ये बुक किस चीज़ के बारे में है, उसके बारे में ऐसी क्या खास बात है जो कि वो अनुवाद के लिए किसी को अट्रैक्ट करे। तो ये मैकेनिज़्म एक सेटअप करने की ज़रूरत, ये हमें मतलब आज मैं इधर प्राइमरली बोलने के लिए नहीं बट डायलॉग के लिए आई हूँ, ये जानने के लिए कि हिंदी की दुनिया के लिए अगर मैं ट्रांसलेशन के थ्रू पुल बना रही हूँ तो पहले मुझे आपके साथ संवाद करना है, और उस संवाद के बगैर हमारे जो ट्रांसलेशन एफर्ट्स होंगे वो हमेशा स्पोरेडिक, आधे अधूरे, और एक प्राइज़ कहीं मिल गया जिससे हम सब खुश होते हैं कि हाँ हमारी किताब को प्राइज़ मिल गया, लेकिन वो एक कॉन्क्रीट सिस्टम नहीं क्रिएट करता है। तो वो सिस्टम कैसे हम क्रिएट करें,
हिंदी की पुस्तकों के लिए और हिंदी के लेखक तक, क्योंकि ट्रांसलेशन में बहुत इंटरेस्ट है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज चल रहे हैं, यंग ट्रांसलेटर्स की एक फ़ौज खड़ी है। लेकिन मैं एक ट्रांसलेटर्स कलेक्टिव से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आप क्या ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो वही प्रेमचंद, अज्ञेय, जैनेंद्र, उससे आगे बढ़े ही नहीं है, क्योंकि आज के ट्रांसलेटर्स भी नहीं पढ़ते हैं, दे आर नॉट रीडिंग बुक्स। सो अगर एक इंडिविजुअल रीडर की एबिलिटी पे अगर ट्रांसलेशन डिपेंड करता है, तो इट विल ऑलवेज बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग publishing industry. And the only reason is I don't think कि by publishing anything in English is doing a favor to Hindi. मुझे लगता है कि हिंदी अंग्रेज़ी साहित्य को समृद्ध बना रही है। अगर आज उसे कोई इनाम मिल रहे हैं अनुवादित किताब को, तो इसलिए क्योंकि उसने अंग्रेज़ी के साहित्य को एक ऐसा परिवेश, एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा स्पेसिफिक्स रियलिटी रिक्रिएट करके दिया है, जो कि अंग्रेज़ी भाषा में और अंग्रेज़ी के लेखक रिक्रिएट आज तक नहीं कर पाए हैं। तो लेकिन यहाँ पे क्यों हम प्रेस्टीज फील करते हैं? क्योंकि विजिबिलिटी बढ़ जाती है, दैट्स द ओनली रीज़न। तो इस विजिबिलिटी को कायम रखने के लिए एक एफर्ट हिंदी के लेखकों और हिंदी के पाठकों की तरफ से, ताकि जो किताबें उन्हें बहुत अजीज़ लगें, जो किताबें उनकी दिल में खलबली मचा दें, उसे किसी तरह आप ट्रांसलेटर्स तक पहुंचाएं, क्योंकि कोई भी ट्रांसलेटर हर एक किताब के ऊपर नज़र नहीं रख सकता, जितना कि जो लोग लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं वो रख सकते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि मैं अपनी ईमेल शेयर कर पाऊँ, ताकि ज़रूर ऐसी कोई किताब हो तो ट्रांसलेटर्स तक, क्योंकि मैं बहुत सारे ट्रांसलेटर्स से जुड़ी हुई हूँ, उन तक पहुँच जाए। तो ये एक संयोग होता है, एक मैजिक होता है कि what gets picked up, it is not a verdict on the quality of the book. The book has to be good, but also there's a lot of luck in, and personal interest involved. So to that end, we need to, create a system. That's my, thank you so much. बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि अब इस चर्चा में गुंजाइशें बहुत है, समय थोड़ा सा ज़रूर कम है, लेकिन मैं वर्षा मैम ने जो जिक्र किया था कि सांस्थानिक प्रयासों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस पर एक थोड़ा सा त्वरित कमेंट चाहूँगा गीत जी आपका। इसमें जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस भी तब भी बनी रहेंगी, क्योंकि हमने देखा है कि जो वैश्विक साहित्य के अनुवाद हुए हैं वो उनके अनुवादकों के कारण भी जाने गए हैं। हारुकी मुराकामी के अनुवादक जे रूबिन को हम जानते हैं, रिचर्ड पेवियर रूसी किताबों के अनुवादकों के तौर पर अंग्रेज़ी में, इसी तरह से एडविन और विला मीर जो है वो काफका की किताबों के अनुवादक के तौर पर, गीत जी की किताबें अनीता गोपालन अनुवादक के तौर पर, और राम भक्त रंगबाज के अनुवादक वर्षा जी। तो इस तरह से जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं किसी एक लेखक की किताबों के या उसके समग्र वांग्मय का दूसरी भाषा में अनुवाद कोई एक व्यक्ति लगातार अपने जीवन के प्रयास के तौर पर, मिशन के तौर पर करे, इसकी भी महत्ता बनी रहेगी। बिल्कुल, मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूँ विश्व साहित्य से। उससे पहले एक बात मैं ये बोलूं कि हमारे साथ मंच पर खुद एक अनुवादक बैठी हैं जिन्होंने अभी अभी अपनी अनुभूतियाँ बयान की। मैं भी कभी कभी थोड़ा अनुवाद कर लेता हूँ, और अनुवाद जो है ना बड़ा नाशुक्रा काम है। अनुवादक बेचारा इतनी मेहनत करता है, पूरे टेक्स्ट के साथ जूझता रहता है, और अगर कहीं एक कॉमा छूट गया ना तो सारा दोष अनुवादक पे डाल दिया जाता है कि देखो क्या किया। गलती तुरंत निकाली जाती है, तारीफ बहुत कम लोग करते हैं, और पैसा तो देते नहीं हैं। तीसरी चीज, आप देखिए कितनी सारी किताबों के अनुवाद भारत में भी और विश्व साहित्य में भी छपते हैं, लेकिन कवर पे अनुवादक का नाम नहीं छापा जाता।
अनुवादक का नाम कहीं पीछे छुपा दिया जाता है। दो उदाहरण मैं विश्व साहित्य से देता हूँ। ओल्गा तोकारचुक, जिनको पिछले 3-4 साल पहले नोबेल पुरस्कार मिला, पोलैंड की लेखिका हैं। 2007 में उनका उपन्यास छपा पोलैंड में, फ्लाइट्स। 2008 से उसको अंग्रेजी में अनुवाद करने वाली जो युवती हैं, महिला हैं, अनुवादक हैं, वो अमेरिका के विभिन्न प्रकाशकों के संपर्क में आ गई कि मैंने इस पुस्तक का अनुवाद किया है, क्या आप इसे प्रकाशित करेंगे? उन्हें कोई प्रकाशक नहीं मिला, उन्हें 10 साल लग गए। 2018 में, 17 में एक्चुअली डील हुई, 2017 में फिट्स कराल्डो एडिशन ने उनकी किताब छापने में दिलचस्पी दिखाई। वो भी बड़ा हिचक रहे थे। फिर आया सांस्थानिक समर्थन, जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बात कर रहे थे। पोलैंड की जो किताबों की संस्था है सरकारी, उसने प्रकाशक को अनुदान दिया और फिर वो पुस्तक प्रकाशित हुई। 10 साल तक अनुवादक पीछे पड़ी रही, मेहनत करती रही, पूरी जिद के साथ, रिलेंटलेसली, तब जाकर के वो किताब प्रकाशित हुई। अगले साल उसे बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार मिला और उसके 2 साल बाद उस लेखिका को नोबेल प्राइज मिला। अगर वो अनुवादक उतनी जिद्दी न रही होती तो किताब, एक बड़ी लेखिका, एक बड़ी किताब से हमारा परिचय नहीं होता। दूसरा उदाहरण, इसी साल हान कांग को नोबेल प्राइज मिला है। उनको नोबेल प्राइज मिलने में LTI कोरिया के योगदान को नहीं भूला जा सकता। लिटरेचर ट्रांसलेशन इंस्टीट्यूट ऑफ कोरिया, 2014 में वह अपने साथ हांगकांग और कई कोरियाई लेखकों को लेकर लंदन गए और वहाँ उन्होंने कई प्रकाशकों से, अनुवादकों से बातचीत की, चर्चा की, विभिन्न किस्म के अनुदान दिए गए और तब हांगकांग की किताब अंग्रेजी में अनुवाद होती है, उसे भी बुकर मिलता है और आज इस साल उसे नोबेल प्राइज मिल जाता है। यानी या तो अनुवादक निजी तौर पर मेहनत करे या फिर कोई संस्था सांस्थानिक रूप से सपोर्ट करे, पीछे पड़े। लेखक क्या क्या करेगा? इसीलिए कहते हैं कि व्यक्तिगत प्रयासों से बहुत सारा काम, अनुवाद की दुनिया में बहुत सारा काम व्यक्तिगत प्रयासों से हो रहा है और सांस्थानिक समर्थन, जैसे भारत में अभी साहित्य अकादमी का नाम लिया, साहित्य अकादमी ने एक समय शुरू किया था अनुवाद प्रोग्राम अपना, कि वो विदेशी भाषाओं में, कई भाषाओं में अपना अनुवाद करेगी। लेकिन भारत की स्थिति कोरिया जैसी या इटली जैसी या स्पेन जैसी नहीं है। यहाँ 24 भाषाएं हैं और कोई भी अकादमी, उसके सामने एक धर्म संकट खड़ा हो जाएगा कि किस भाषा को कहाँ तक ले करके जाएं। तो खैर, मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना ज़रूरी व्यक्तिगत प्रयास है, उतना ही ज़रूरी सांस्थानिक प्रयास भी है। इन्होंने बहुत सही कहा कि हमें एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है, प्रकाशन के स्तर पे, रीडर क्लब के स्तर पे, यूनिवर्सिटी में होने वाली ट्रांसलेशन स्टडीज़ के, जैसे कि अशोका यूनिवर्सिटीज़ में ट्रांसलेशन स्टडीज़ चल रही हैं, बहुत सारे युवा अनुवादक वहाँ से निकल कर आ रहे हैं जो समकालीन साहित्य का भी अनुवाद कर रहे हैं। तो इस तरह के सांस्थानिक प्रयास अगर हमारे देश में, हमारी भाषाओं में बढ़ें तो बहुत ही अच्छी बात होगी। क्योंकि मुझे रोबर्तो बोलानियो की एक बात याद आती है कि लेखक भौगोलिक सीमाओं से नहीं, भाषाई सीमाओं से बनता है। वो कहते थे, मेरी भाषा ही मेरा महाद्वीप है, मेरी भाषा ही मेरा देश है। इसको ऐसे समझिए कि मराठी का जो लेखक है तो वो भारतीय लेखक, लेकिन उसे बिहार का व्यक्ति तब तक नहीं जानेगा जब तक कि मराठी के उस लेखक की हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद होकर के व्यापक चर्चा न मिल जाए। तो उसकी चौहद्दी, उसकी सीमा, उसका संसार, उसकी भाषा है। तो अनुवाद का जो मुख्य काम है, भाषा की इसी चौहद्दी का, इस संसार का विस्तार करते चले जाना है। यही हमारे अस्तित्व का भी विस्तार होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस चर्चा को मुझे लगता है कि अब यहीं विराम दे सकते हैं हम।
इसमें बहुत सारी गुंजाइशें, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी जिज्ञासाएं हम लोगों की अभी बनी हुई है, बची हुई है। लेकिन अब चूंकि आज हमारे सत्र बहुत देरी से शुरू हुआ, तो मैं इस चर्चा में शामिल हमारे जितने भी विद्वान पैनलिस्ट हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार व्यक्त करता हूं। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे पैनल का। और अब मैं चाहूँगा कि आप सबों को एक स्मृति चिन्ह हिंदू परिवार की ओर से, और स्मृति चिन्ह के रूप में हमने मध्य प्रदेश की कला को ध्यान में रखते हुए गोंड चित्रकारी, एक बड़े मध्य प्रदेश के गोंड चित्रकला के चित्रकार हैं दिनेश श्याम जी, बड़े प्रसिद्ध चित्रकार हैं, तो हमने उनकी पेंटिंग स्मृति चिन्ह के रूप में रखी है। तो मैं अपने साथी लेखक और भारतीय रेलवे सेवा में अधिकारी रणविजय जी से आग्रह करूंगा कि मंच पे आए स्मृति चिन्ह देने के लिए। साथ में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अमृतेश जी, आपको मैं आमंत्रित करता हूं और कि आप मंच पर आएं और हमारे अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। एक बात और बता दूं कि दिनेश श्याम जी जो चित्रकार हैं उनका स्टॉल भी लगा हुआ है, तो आप और भी पेंटिंग्स अगर देखना चाहें तो ये भी हमारा एक था कि हम आपको यहाँ की कला से जोड़ें, मध्य प्रदेश की कलाओं से। तो सबसे पहले मैं वर्षा जी से शुरुआत करते हैं। अमृतेश जी आएँ और वर्षा मैम को स्मृति चिन्ह देके सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाते हैं। रणविजय जी से निवेदन है कि गीत सर को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। अमृतेश सर, राकेश सर को, और रणविजय जी हमारे पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार जो कल तक हैं, व्यास सर को। सर अब माइक आपके हवाले, अगले सत्र की ओर अब आप। मैं मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अर्थपूर्ण, उपयोगी